हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं नवंबर मंथ की विजन की। गाइस, ये मैगजीन है, मंथली मैगजीन। इसमें गाइस हमारा इकोनॉमी का सेक्शन चल रहा है, जिसमें हमने कल पार्ट 1 में 4 टॉपिक्स को कवर किया। इसके अलावा पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस भी देख सकते हैं। डेली आपको गाइस कुछ ना कुछ ऐसा वीडियोस में मिलेगा जो कि आपके विजन आईएएस की पूरी मैगजीन को ठीक ढंग से कवर करा दिया जाएगा। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लेने जा रहे हैं पीएम गति शक्ति वाला इनिशिएटिव। देखो, रिसेंटली पीएम गति शक्ति का बर्थडे हुआ, यानी 2 साल कंप्लीट हो गए। 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी इसमें आपके 2 साल हो गए हैं। अब समझने वाली बात यह है गाइस कि ये गति शक्ति प्लान है क्या, इसके तहत क्या कोशिश की जा रही है। तो पीएम गति शक्ति समझ लो, पहले तो एक तरह का मास्टर प्लान है जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि पूरे इकोनॉमिक को, पूरे इंडिया के इकोनॉमिक जोन्स को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। और आप जानते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ बैकबोन फॉर द इकोनॉमी, है ना। तो पीएम गति शक्ति के 2025 तक कुछ टारगेट हैं। टारगेट क्या सेट हुए हैं कि जो रोड्स हैं उसके नेशनल हाईवे जो बन जाए, उसका नेटवर्क हो 2 लाख किलोमीटर तक जाए। रेलवेज में ऐसा कार्गो हैंडलिंग वगैरह हो। रिन्यूएबल एनर्जी हमारी 225 गीगावाट तक कंप्लीट हो। टेलीकम्युनिकेशन ग्राम पंचायत में कनेक्ट हो। पाइपलाइंस बिल्ट हो जाएं। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये सारा डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। मतलब सारे ही ट्रांसपोर्ट मीन्स को अच्छा किया जा रहा है, सो दैट आपकी इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। इकोनॉमिक जोन का मतलब समझ लो, एक शब्द आया इसमें, इकोनॉमिक जोन होता क्या है। ऐसा क्लस्टर जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हो, यानी कि किसी मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्म में, कोई वैल्यू एडिशन के फॉर्म में, है ना, सर्विसेज को ठीक करने के फॉर्म में, ये सारा का सारा इकोनॉमिक जोन का पार्ट होता है। अच्छा, इसी गति शक्ति प्लान के ऑब्जेक्टिव ये हैं कि जैसे मान लो टेक्सटाइल क्लस्टर है, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स है, इनको आपको क्या करना है, ये आपका मास्टर प्लान, नेशनल मास्टर प्लान के साथ कनेक्ट हो जाए। एक यूनिफाइड पोर्टल होगा जिसमें 16 मिनिस्ट्रीज काम करेंगी, रेलवे और रोडवेज की मिलाकर, सब लोग मिलाकर। तो प्राइमरी फोकस क्या है? प्राइमरी फोकस ये है कि इनोवेटिव फाइनेंसिंग हो, स्ट्रैटेजिकल मेथड्स में टेक्नोलॉजी की मदद से अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो। 7 इंजन्स काम करेंगे इसमें, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा काम करेंगे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये सारे के सारे स्कोप जो है 7 इंजन्स के साथ ये गति शक्ति प्लान आपका तहत तैयार करा गया है। 6 इसके पिलर्स हैं: कॉम्प्रिहेंसिव, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल और डायनामिक। इसके तहत इस पूरे को गति शक्ति इनिशिएटिव को तैयार किया गया है। अब इस गति शक्ति की इनिशिएटिव से फायदा क्या होगा? देखो, अल्टीमेटली हमें यही देखना होता है ना कि किसी चीज का आने का क्या प्रभाव रहेगा। पहला प्रभाव रहेगा, कॉस्ट बचेगी आपकी। जितने भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कट होगी। सप्लाई चेन आपकी अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी, कि आराम से ट्रांसपोर्टेशन का हर जगह एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस आपके लोकल प्रोडक्ट्स की बढ़ेगी। सबसे पहला काम ये होगा। और आप यही चाहते हो ना, लोग आपसे खरीदना शुरू करें, आपका मेक इन इंडिया प्लान सुपर्ब हो जाए, तो वो यही तरीका होगा। दूसरी चीज़ है कि आप अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको एक्सपीडाइट तरीके से, समय से पहले बल्कि कोशिश की जाए कि उनको ख़त्म किया जाए। देखो, जिन बच्चों के सिलेबस समय से पहले ख़त्म हो जाते हैं और वो रिवीजन मोड में ज़्यादा काम करते हैं ना, उन बच्चों का सिलेक्शन पक्का है फिर। ये भी आप समझ लो। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहा है, रिडक्शन ऑफ द प्री अलाइनमेंट फाइनलाइजेशन टाइम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फ्रॉम 3 to 4 मंथ अर्लियर टू 1 मंथ। कोशिश ये करनी है, जल्दी से जल्दी खत्म करना है। इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी इन्हांस हो जाएगी आपकी। देखो, एक तो काम क्या होगा, एक्सपेडाइट हो गया, फटाफट आपके काम कंप्लीट होंगे, आपके डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट हो गए। दूसरा, आपका जो वैल्यूएबल डेटा है उसकी पहुंच जो होगी वो इंडस्ट्रियल हब्स में, बिजनेस हब्स को पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल बनाया गया है, बिसाग एंड भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इसकी मदद से ना एक जीआईएस आपका प्लेटफॉर्म तैयार होगा, डायनेमिक है, सभी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स होगा, भारतमाला, सागरमाला, क्या है ये सारी कनेक्टिविटी को बढ़ाने का, ट्रांसपोर्ट को अच्छा करने का, इंटीग्रेट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि अगर गोट पोर्ट से आ गया तो रोड में कनेक्टिविटी अच्छी होगी, वो फटाफट पहुंचे अपनी जगह पर। उसके बाद ट्रैवलिंग डिस्टेंस खत्म होगा, जो हम सच में चाहते हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो हम एक्चुअल में चाहते हैं। ऑप्टिक फाइबर की मदद से, केबल्स की मदद से, गैस पाइपलाइंस की मदद से, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद अब देखो, इसको इम्प्लीमेंट करने में जो चैलेंज आता है वो ज़रूरी है समझना। सबसे पहली समस्या, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का आना, यानी कि लैंड एक्सेस ना हो पाना, उसके अप्रूवल्स ना मिलना, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की दिक्कत आना, उस नहीं ठीक से मिल पाना, रीसेटलमेंट, अगर मान लो आप किसी एरिया पर खाली करा के उस जगह को आप अभी अपने इंडस्ट्रियल क्लस्टर या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए खोल रहे हो, आपको उनको रीसेटल भी करना है, उनको कंपनसेशन भी देना है। प्रॉब्लम आ गई, स्ट्रक्चरल इशू। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, प्राइवेट बैंक्स तो देंगे ही नहीं क्रेडिट पर आपको, क्योंकि उनका ऑलरेडी नॉन परफॉर्मिंग एसेट पड़ा हुआ है।
देख रहे हो आप समस्या। फिर पेंडेमिक के एसोसिएटेड चैलेंजेस में गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बचे ही नहीं है, बहुत सारा पैसा पेंडेमिक में खर्च हो गया। फिर सेंटर और स्टेट का यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ठीक ढंग से ना होना, या आप कह लो कि सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन इशू बहुत ज़्यादा आता है। कैसे आता है? क्लियर अकाउंटेबिलिटी ना होना, इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से ना होना, बैलेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना हो पाना, ये सारी समस्याओं का आना, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ जाना। फिर वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि ऐसा क्या करें कि प्रोजेक्ट एकदम सक्सेसफुल हो जाए। तो सबसे पहले बताया जा रहा है लैंड यूज प्लानिंग को बेटर कर दिया जाए, यानी कि जीआईएस का इस्तेमाल करके, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके लैंड्स को रिक्लेम करा जाए, जो ऑलरेडी डिग्रेड हुए हैं उनको ठीक करा जाए, नए लैंड्स एक्वायर किए जाएं, ये सब करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग चलाओ, इंजीनियरिंग टेक्निक सिखाओ, लेटेस्ट एडवांसमेंट सिखाओ, ऐसी इंटर्नशिप दो बच्चों को, क्योंकि जो बीटेक में सीख कर आ रहे हैं दैट इज़ नॉट अप टू द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस और इंडस्ट्रियल डिमांड। तो उनको वो सारी ट्रेनिंग में ही सिखाओ सारी चीज़ें। फिर टेक्नोलॉजिकल यूज़ आ जाए, यानी कि जो हमारे डिजिटल टेक्नोलॉजी एआई है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, ब्लॉकचेन है, इसका इफेक्टिव इस्तेमाल करना आ जाए। सेंटर स्टेट कोऑपरेशन बढ़े फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। कम्युनिटी इम्पैक्ट असेसमेंट शुरू हो जाए, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट, पोटेंशियल सोशल इम्पैक्ट समझ में आ जाए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन शुरू हो जाए। फिर कहता है दूसरा काम कर दो, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट को बनाने का, रैट्स आरआरटीएस जिसे कहते हैं। तो वाई इट इज इन द न्यूज़? क्योंकि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को लॉन्च किया जा रहा है विद नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन, जिसने 17 किलोमीटर के स्ट्रेच को कंप्लीट कर रहा है फ्रॉम साहिबाबाद टू दोहई डिपोट इन उत्तर प्रदेश। ये देखो ऐसे बनेगा दिल्ली का, सारे दिल्ली से पास हो जाएंगे, पलवल, पानीपत, हापुड़, रोहतक, अलवर सब पास हो जाएगा। न्यू डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल तरीके से आप पहुंचोगे। सारे एनसीआर्स के साथ इनको कनेक्ट करके अर्बन ट्रांसपोर्टेशन दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत भाई देखो आप, अर्बनाइजेशन दिल्ली में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब दिल्ली में रहने लायक सिचुएशन रह नहीं गई है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आसपास सबको कनेक्ट कर दे रही है इस तरह से कि आप मत आओ दिल्ली, आप रहो आसपास के शहरों में, वहीं से आप ट्रेवल करो। आपको पता चला होगा एयर टैक्सी भी आ रही है, गुड़गांव से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो 8 मिनट का, 7-8 मिनट का कर दिया जाएगा कि आप सीपी से लो एयर टैक्सी, गुड़गांव पहुंचो 7 मिनट में। ये सब क्यों किया जा रहा है? ये इसीलिए किया जा रहा है गाइस, क्योंकि दिल्ली में बहुत कंजेशन हो चुका है, बहुत पॉपुलेशन पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब समझो मेट्रो और इंडियन रेलवेज में फ़र्क क्या है। देखो आरटीएस जो है ना, आपकी मेट्रो से डिफरेंट है, क्योंकि पैसेंजर को लेती है लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए, इसके स्टॉप्स कम होते हैं, हायर स्पीड पे चलती है। जैसे मेट्रो का तो हर स्टेशन है ना, मोती नगर या जो भी आपका रमेश नगर या ऐसे कर कर आप जो भी पहुंचते हो। आरटीएस इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल रेलवे। उसके बाद नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांजिट आपका जो है एक वो भी रास्ता होता है, उसके थ्रू भी आप पहुंच सकते हो। अब इसको बनाने के सबसे बड़े फायदे देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना, वहाँ के लोगों को जॉब्स मिलने लग जाएंगी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, दिल्ली आने की पलवल वाले बंदे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पलवल से ही ऑपरेट करे अपना काम। बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाएगा, रीजनल डिस्पैरिटीज खत्म होगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी बेटर होंगी, ट्रेवल कॉस्ट एंड टाइम बचेगा, लोअर इमिशंस होंगे, स्मॉल कार्बन फुटप्रिंट, हाई पैसेंजर थ्रू आउट विल लीड टू रिडक्शन इन पोल्यूशन इन द रीजन। हायर पैसेंजर जो आपके होंगे ना, पूरे फुटप्रिंट जो होगा वो लोअर इमिशन भी करेगा। एक एनसीआरटीसी याद रखना इस बॉडी के बारे में भी, बॉडी का क्या नाम है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, 2013 में आई थी, जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद स्टेट, योर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आती है। इसी ने आरआरटीएस को इम्प्लीमेंट करा है। तो याद रखना क्वेश्चन आ सकता है, विच बॉडी हैज़ इम्प्लीमेंटेड द रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, तो याद रखना नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने काम किया है। रोड की कंजेशन खत्म होगी गाइस, दिल्ली में बैठे रहो और ट्रैफिक में ही बैठे रह जाओगे, इसलिए बहुत ज़रूरी था ऐसा आना। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है फिनेंशियल कंस्ट्रेंट। कैसा कंस्ट्रेंट? फिनेंशियल कंस्ट्रेंट है, यानी मेंटेन करना, ऑपरेट करना रेलवे में नेटवर्क्स को, इन्वेस्टमेंट लगाना, पोटेंशियल स्ट्रेन पब्लिक बजट पर आना, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इन्वायरमेंट के कंसर्न अलग हैं, दिल्ली एनसीआर ऑलरेडी एयर पोल्यूशन से जूझ रहा है, आरटीएस प्रोडक्ट की वजह से बहुत कंस्ट्रक्शन होगी, अल्टीमेटली दिल्ली एनसीआर पूरा फूक जाएगा पोल्यूशन में। फर्दर दिक्कत क्या है? नॉइस पोल्यूशन, वाइब्रेशन इशू है रेसिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ऐसा भी दिक्कत है। कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस हैं, टनलिंग, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ये सारा। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है एयर पोल्यूशन कंट्रोल, क्योंकि जो वाटर पंप्स वगैरह हैं इसमें आप लगाओ
वाटर पंप्स लगाओ कास्टिंग यार्ड में जो आसपास के, एयर मॉनिटरिंग डिवाइसेस आसपास के शहरों में डस्ट लेवल को कम करने की कोशिश करनी है। ऐसा डिज़ाइन लाइन करना है जिससे अर्बन प्लानिंग गोल्स आपके इंश्योर हों। एग्जाम्पल के तौर पर आप बिल्कुल जैसे पीएम गति शक्ति के मास्टर प्लान लगे हैं ना, उसी डिज़ाइन स्टैंडर्ड पर आपको चलना है। एडेरेंस टू दैट डिज़ाइन, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ज़रूर इंटीग्रेट करके चलना है, क्योंकि दैट विल गिव यू द पुश टू मेक द थिंग्स इन अ डेवलप मैनर, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कम्प्लीटली फुल्ली कंप्लीट हो गया ये अक्टूबर 2023 में, तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है? रेलवे कॉरिडोर है गाइस। इसमें क्या हुआ, इस तरह से डिज़ाइन करा गया है इतनी अच्छे तरीके से, इसका एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स एंड कमोडिटीज़ का, हाई स्पीड हाई कैपेसिटी पे चलने वाला है। याद रखो ये इसलिए बनाया गया है ताकि इंडियन रेलवे नेटवर्क को डीकंजेस्ट किया जा सके। पैसेंजर ट्रेन अलग चलेगी, फ्रेट ट्रैफिक अलग चलेगा, उसको अलग करने के लिए ही कराया गया है। इसको जो ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट कर रही है वो है आपकी DFCCL, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये होली ओन्ड कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कर रही है। 2006 से शुरू हुआ था इसका, फॉर द कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ DFC, ठीक है। उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहला इसका सिग्निफिकेंस है कैपेसिटी इन्हेंसमेंट। ये क्या करती है? कंजेशन को ख़त्म करेगी, पैसेंजर ट्रेन आराम से स्मूथली चल पाएंगी। अब कॉस्ट का रिडक्शन होगा, क्विक ट्रांजिट सिस्टम होगा, फ्यूल कम लगेगा, कैपेसिटी जो है बढ़ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो जाएगा क्योंकि मॉडर्न सिग्नलिंग ये सिस्टम ये सब लगाया जा रहा है। ये देखो पूरी तरह से, ऐसे आप पूरा मैप चेक करो, आप कैसे कैसे इस पे काम करा गया है, पूरी फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक भी है ये पूरा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपका। इन्वायरमेंटल बेनिफिट है, ग्रीन हाउस गैस इससे कम होंगी। क्यों? क्योंकि डाइवर्जन फ्रेट ट्रैफिक का होगा। DFC विल रिड्यूस कंजेशन ऑल्सो हाईवेज का। तो रीजनल डेवलपमेंट अपने आप होएगी फिर यूपी हरियाणा दूसरे शहरों की। अब आप सोचो, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से ही पता है क्या हुआ? एक ऐसा ट्रांसपोर्ट रूट तैयार हुआ है फ्रॉम कोल फ्रॉम रिसोर्स रिच रीजन जो है आपके झारखंड उड़ीसा, पावर प्लांट में जाएंगे, इंडस्ट्रियल सेंटर्स, इनमें इनको बहुत फायदे मिलेंगे। लेकिन इसके साथ भी कुछ दिक्कत, देखो ईस्ट याद रखना, ये आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, पालगढ़ धनकुनी है, नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर में विजयवाड़ा टू इटारसी है। ये नए कॉरिडोर्स प्रपोज्ड हैं अभी। चैलेंजेस भी हैं, लेकिन फंडिंग की दिक्कत, फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम, पैसे की दिक्कत, टेक्निकल चैलेंजेस है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स ट्रेन होने की वजह से, कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस बनाने की वजह से कुछ टेक्निकल चीज़ें आती हैं जो बीच में सामने आ जाती हैं। एग्जिस्टिंग जो आपका नेटवर्क है उसको ज़रूरत है इंटीग्रेट करने की, मार्केट डिमांड को यूटिलाइजेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको डायनेमिक्स को समझना पड़ेगा, फ्लक्चुएशंस को देखना पड़ेगा। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि भाई साहब एफिशिएंट इंटीग्रेट कर दो एग्जिस्टिंग नेटवर्क के साथ, एक्सेलरेट कर दो लैंड एक्विजिशन को, फेयर कॉम्पनसेशन दो लैंड सर्वे वगैरह करके, और मार्केट एनालिटिक्स एंड डिमांड फॉरकास्टिंग की बात कर रहा है कि तुम थॉरो मार्केट एनालिसिस करो, अलाइन करो DFSC कैपेसिटी को, जितने भी एंटिसिपेटेड फ्रेट डिमांड है उसको एंटिसिपेट पहले ही कर लो आप, ताकि उस हिसाब से तैयार हो। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ठीक है। 50th इसका फाउंडेशन डे है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। अक्टूबर 15 2023 को सेलिब्रेट करा गया है। स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है CEA, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ये काम करती है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को कंट्री में डेवलप करना, ऐसा करना कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं हमारी कंट्री के, एडिक्वेट सप्लाई मिले उनको 24/7। इसी का काम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का। अच्छा, इसके साथ ना कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है इसके साथ इंडिया का एजिंग पावर स्ट्रक्चर, यानी कि अब बहुत, देखो आप जानते ही हो, अपग्रेड हो रही हैं चीज़ें, मॉडर्नाइज हो रही हैं, हमारे साइबर सिक्योरिटी रिस्क बढ़ रहे हैं, नए नए तरह के साइबर अटैक्स हैं, क्योंकि पावर सेक्टर की ग्रोइंग, क्यों ग्रोथ हुई है, क्यों इसकी डिमांड है? क्योंकि डिजिटाइजेशन हो गया है। आप अब ना खाने के बिना रह लोगे, वाईफाई के बिना नहीं रह पाओगे, इंटरनेट के बिना नहीं रह पाओगे, डेटा पैक के बिना नहीं रह पाओगे। रीज़न, डिमांड वैसी है, रीलें देख के बिना आपको काम ही नहीं चलता। या वैसे भी अगर आप इन द पोटेंशियल वे ऑल्सो आपको ज़रूरत है, तो रिन्यूएबल इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। तो इंक्रीजिंग शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सोलर है, विंड है, ये सारे की सारे इस्तेमाल करना। चैलेंजेस हैं आपको जो कुछ कुछ चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस आप बढ़ा दो। अब आप ज़्यादातर सोचते हो कि सोलर विंड एनर्जीज का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि आपका तरफ एक है भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आपको कार्बन इमिशन कम करना है आपको। इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा राइज हो गए हैं, डिसेंट्रलाइज्ड आपका पावर जनरेशन है, रूफटॉप सोलर पैनल्स आपने लगा दिए हैं, इसमें नए रेगुलेशंस हैं।
तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है सबसे पहले देखो आप एनर्जी स्टोरेज। तो सी जो है, कुड एक्सप्लोर एंड प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ताकि आपका क्या हो जाए, सप्लाई एंड डिमांड इम्प्रूव हो जाए। इंश्योर करो आप साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को, आप इम्प्लीमेंट करो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, ग्रिड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को, अवेयरनेस तैयार करो, एनर्जी एफिशिएंसी, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना पड़े, करो आप, बेस्ट प्रैक्टिसेस कैन वैल्यूएबल इंसाइट आपको मिलेगा। जैसे बिम्स्टेक एनर्जी सेक्टर जो है वो आपने एक सेटअप करा है ना बेंगलुरु में, ऐसे और कोलैबोरेशंस करो आप, ताकि आपको और ज़्यादा सीखने को मिले। ठीक है गाइस, नेक्स्ट सेक्टर जो आपके मैरीटाइम सेक्टर है वो नई नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, अच्छे से इसको रिवाइज करो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला टू ऑल योर फ्रेंड्स। So thank you so much. You have a nice day.